आनंद मोहन हूँ। एनफ यही काफी है। आप लोगों में से कुछ नेताओं को जेल में डाल दिया गया। संविधान के साथ सबसे बड़ा रेप हुआ। रातों रात पूरे देश को कारागार में तब्दील कर दिया गया। हम जैसे लोग लालू प्रसाद, रामविलास पासवान, नीतीश कुमार, शिवानंद तिवारी, वशिष्ठ नारायण सिंह, आपको सुशील कुमार मोदी, आनंद मोहन, हमारे जैसे लोग जेलों में बंद हैं। हमारे साथ है आज आनंद मोहन सिंह जी, अपने प्रदेश ही नहीं देश की भी राजनीति के जाने माने चेहरे। लोगों को आपके बारे में जानने का और बोलने का बहुत अलग अलग नजरिया है। आप खुद के बारे में कैसे जानते हैं, खुद के बारे में कैसे बताना चाहते हैं लोग? बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। अपने बारे में आत्म प्रशंसा की, मैं आनंद मोहन हूँ। एनफ यही काफी है। और जानने वाले, प्यार करने वाले, नफरत करने वाले सभी इतना तो कर जरूर है कि लोग प्यार करेंगे, लोग नफरत करेंगे, लेकिन लोग इनकार नहीं कर सकते। जैसा कि आपका बचपन सहरसा में बीता, सहरसा में जो बचपन था वो आपके राजनीतिक दृष्टिकोण को कैसे आकार दिया? सहरसा में जो बीता हुआ बचपन है मेरा, वो हम समृद्ध परिवार से आते जरूर हैं, लेकिन जो बैकग्राउंड था हमारा, वो राष्ट्रीय आंदोलन का बैकग्राउंड था। उसके बाद समाजवादी आंदोलन से जुड़ा हुआ बैकग्राउंड रहा। शुरू में गांधीवादी समाजवाद, फिर जयप्रकाश और लोहियावादी समाजवाद, आचार्य नरेंद्र देव वाली समाजवाद से हम लोग जुड़े रहे। और लड़कपन से ऐसा नहीं है कि विचारधारा, एक विचारधारा को हम जीते रहे हैं। और हम ये मानते हैं कि भारत अगर तरक्की करेगा तो वो गांधीवादी समाजवादी फ्रेम में ही तरक्की करेगा। गांधी, लोहिया और जयप्रकाश इस देश के असल चिकित्सक हैं, और उन्हीं की विचारधारा को लेकर देश आगे बढ़ेगा, मेरा यह मानना है। जैसा कि अभी आप लोगों में से कुछ नेताओं को जेल में डाल दिया गया था, जिसमें आपके साथ थे उस समय नीतीश कुमार, लालू यादव। तो आप जब जेल गए तो उस समय का अनुभव उस समय कैसा था, जब देश में ऐसी क्रांति की लहर चल रही है और आप जेल के अंदर हैं? तो क्या चल रहा था उस समय इस देश में? देखिए, मुझे तज्जुब इसी बात की है कि जो लोग आज हाथों में संविधान लेके घूम रहे हैं और कहते हैं कि संविधान खतरे में है, संविधान को बचाना है, मैं समझता हूं कि उनको अपना इतिहास, जो काला अध्याय है इतिहास का, उसको एक बार याद कर लेना चाहिए कुछ भी बोलने के पहले। जयप्रकाश आंदोलन, हम ऐसा मानते हैं कि नेता परिस्थितियां पैदा नहीं करती, परिस्थितियां नेता पैदा करता है। हर युग में जब जिसकी जरूरत हुई, आवश्यकता अनुसार, कभी इस देश में राम आए युग परिवर्तन के लिए, कभी अनाचार और अन्याय के खिलाफ कृष्ण कोई खड़े हुए, बोले यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो गांधी आए, जयप्रकाश आए, तो जयप्रकाश आंदोलन भी जो उन उन दिनों युग चुनौती थी, उसके अनुरूप उसके समाधान के लिए जयप्रकाश आए।
जिसको मुल्क ने कहा, बुद्धिजीवियों ने कहा, मीडिया ने कहा दूसरी आजादी। और मैं जो याद दिला रहा था उन लोगों को जो सड़कों पर उतर के संविधान खतरे में है, नारा दे रहे हैं, उन्हीं के समय में इस देश में 39वां संविधान संशोधन आया। संविधान के साथ सबसे बड़ा रेप हुआ और न्यायपालिका पर पहरा बिठाया गया। अभिव्यक्ति की आजादी पर सेंसरशिप की तलवार लटका दी गई। रातों रात पूरे देश को कारागार में तब्दील कर दिया गया। जिसकी बात आपने की कि आप और नीतीश कुमार जी जैसे लोग जेल में गए, हम ही लोग नहीं, हम लोग तो अंतिम पंक्ति के लोग थे। शीर्ष नेतृत्व थे जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, राजनारायण, मधुलिमय, चंद्रशेखर, ये लोग शीर्ष पर थे। मोरारजी देसाई, तो ये सारे के सारे लोग, 1.25 लाख लोग, नीचे कर्पूरी जी जैसे लोगों को, हमारे गुरु जी परमेश्वर कुंवर जी जैसे लोगों को विदेशों में शरण लेना पड़ा, नेपाल में शरण लेना पड़ा, अंडरग्राउंड भूमिका अदा करनी पड़ी। सत्येंद्र नारायण सिंह जी को विदेश भागना पड़ा जेल से बचने के लिए। और हम जैसे लोग, लालू प्रसाद, रामविलास पासवान, नीतीश कुमार, शिवानंद तिवारी, वशिष्ठ नारायण सिंह, आपको सुशील कुमार मोदी, आनंद मोहन, हमारे जैसे लोग जेलों में बंद रहे। तो दौर आप लोगों का काफी लंबा था। 25 महीने जेल में रहना, किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीन लेना बहुत बड़ी बात थी। और इमरजेंसी के तो दौरान ये देश पर इमरजेंसी थोपने वाले जब आज छिलपों मचाते हैं संविधान खतरे में, तो हंसी आती है। वो दौर लोगों ने जिसने देखा वो बहुत खौफनाक मंजर था और उसमें कोई लौटना नहीं चाहता है। इसलिए आज जो जनतंत्र की जड़ें इस देश में खोदने का काम किया, उनकी जड़ें खुद गई बिहार में। और आज वो आरजेडी के ड्राइंग रूम की का में एक कॉर्नर में गुलदस्ता बन के शोभा बढ़ा रहा है। हैसियत यही है, एक दूसरे पर लोग डिपेंड है। आज मार्च निकाल रहे हैं, वोटर अधिकार यात्रा। अगर नीतीश कुमार जी वो सड़कें चमचमाती नहीं बनाते तो शायद ये पटना से भागलपुर 3 दिन में पहुंचते। जहां ये बुलेट पर घूम करके प्रदर्शन कर रहे हैं, वो भी देन नीतीश कुमार जी की है। जरा ये बताइए, ऐसा कौन सा पल या मुद्दा था जिसने आपको महज 17 साल की उम्र में ही सक्रिय राजनीति में उतरने के लिए प्रेरित कर दिया? देखिए, ये सब एक दिन में नहीं होता। जो पारिवारिक पृष्ठभूमि रही वो आंदोलन की रही, संघर्ष की रही, लाठी गोली जेल संघर्ष हम लोग की विरासत रही है। मेरे दादाजी ने आजादी के तुरंत बाद अपने परिवार के लोगों को बिठा के कहा था कि हमारा परिवार आजादी का मंदिर रहा। कोसी में गांधी जी कोई फैसला लेने के पहले कोसी में कहते थे राम बहादुर वहां बैठा हुआ है, उनसे मशविरा कर। और उनको कोसी का गांधी प्यार से लोग कहते थे। पृष्ठभूमि वहां से थी। तो जब महंगाई, भ्रष्टाचार, कुशिक्षा और बेकारी 4 मुद्दे पर आंदोलन छिड़ा इस प्रदेश में, स्वाभाविक है मैं अपने को रोक नहीं पाया। मैं 3rd ईयर का विद्यार्थी था, RTNTJ कॉलेज मुंगेर में पढ़ाई छोड़कर लड़ाई का रास्ता अख्तियार किया। और लड़ते झगड़ते कब MLA बन गए, कब MP बन गए, राजनीतिक सफर कब शुरू हो गए पता नहीं। लेकिन जो मूल मुद्दा था वो जयप्रकाश आंदोलन का। और
ये 4 मुद्दे थे: महंगाई, भ्रष्टाचार, कुशिक्षा और बेकारी। इमरजेंसी आने के बाद हमारे सामने चुनौती आई जनतंत्र को बचाने की। और हम लोग कोई 19, कोई 21, कोई 23, कोई 25 महीने, इमरजेंसी 19 महीने की थी, लोग जेल काल कोठरी में रहे। तब ये नहीं लगता था कि इमरजेंसी इतनी जल्द खत्म हो जाएगी और लोग आजाद भी हो जाएंगे, परिवर्तन हो जाएगा, मुल्क में जनता शासन आ जाएगा। ये लोगों ने सोचा नहीं था। लोग जो इमरजेंसी, तानाशाही का विश्व भर का इतिहास था, उसको हम लोग देखते, पढ़ते, सुनते थे। और जो समाजवादी और कई कई विचारधारा के लोग इमरजेंसी में जेलों में थे, क्लासेस चलते थे हम लोगों के कई विषयों पर, उसमें तानाशाही भी एक विषय होता था। तो विश्व भर के तानाशाही को पढ़ने वाले, जानने वाले लोग जानते थे कि इंदिरा जी सिंह की सवारी कर दी है। अब उनको न उतरते बन रहा है और न चढ़ते बन रहा है, बने रहना बन रहा है। तो ये इमरजेंसी अभी खींचेगा, ये शासन व्यवस्था अभी चलेगी। इंदिरा जी ने, इसलिए तो हंसी आती है कि जिसने संसद के कार्यकाल को, जिन लोगों ने अपनी सुविधा अनुसार मुल्क पर तानाशाही थोपे और बने रहने के लिए सत्ता में 6 वर्ष कर दिया, कार्यकाल को बढ़ा दिया, वो आज कहते हैं संविधान खतरे में। तो संसद का कार्यकाल भी बढ़ा जी। तो स्वाभाविक है लोगों के मन में दहशत था, जो अंदर थे लोग को लगता था अब कब छूटेंगे, परिवार से भी भेंट होगी नहीं। बिल्कुल ये काली अंधेरी रात की तरह थी वो इमरजेंसी। वो दौर देखकर काफी डर सा लगता है, ऐसा लगता है। नहीं, हम लोग तो नौजवान थे, हम लोग तो 17 साल के थे, हम लोग के मन में भय नहीं था। हम लोग तो इसको खिलवाड़ के रूप में ले रहे थे। सामने भगत सिंह की प्रेरणा थी, मौत की, फांसी की, इसलिए डर नहीं रहे थे। लेकिन जो बुजुर्ग लोग थे, समाजवादी आंदोलन के या फिर आरएसएस बैकग्राउंड के कई विचारधारा के लोग थे, जिनको इमरजेंसी में पैक कर दिया गया था। तो जो बुजुर्ग थे उनको लगता था कि अब निकल भी पाएंगे कि नहीं, परिवार से मिल भी पाएंगे कि नहीं। उनके सामने पारिवारिक चुनौतियां थी, स्थितियां थी, परेशानियां थी, तो थोड़ा परेशान हो रहे थे। आप जब शुरुआत में राजनीति करते थे, आपका दौर जैसे जैसे आगे बढ़ा, तो आप पर एक जातिगत राजनीति करने का ठप्पा लगा। कहीं ना कहीं से ये आपको लगता है कि आपकी राजनीति को सीमित करके रख दिया था उस समय से? देखिए, हमने कभी अन्याय को जातियों में नहीं बांटा। जहाँ कहीं जुल्म हुई, जातियां हुई, अन्याय हुए, शोषण हुआ, लड़कपन से बागपन एक खून में था, हम लोग खड़े हुए। कभी अन्याय को जातियों में, जाति के चश्मे से नहीं देखा। और जातीयता संकीर्ण बात है। हम तो कहा करते हैं कि राजपूत कभी संकीर्ण नहीं होता, और जो संकीर्ण होगा वो राजपूत नहीं होगा, हम बोला करते हैं। ये हमारी विरासत है, हमारी परंपरा है। संकीर्णता हमारे खून में नहीं है, और जातिगत संकीर्णता तो बिल्कुल नहीं। हाँ, अगर अन्याय राजपूत करेगा, शोषित पर, वंचित पर, दमित पर सीना साहस के साथ हम अड़ाने के लिए तैयार होंगे। लेकिन अगर कोई राजपूत गरीब, गुरबा, शोषित, वंचित पर अन्याय करेगा, तो हमारा इतिहास है कि हम वहां भी खड़े खड़े। इसलिए जातीयता कोई अच्छी चीज नहीं है। लेकिन आज मेरी तो बात छोड़ दीजिए, इस देश में बड़े बड़ों को, सूरज बाबू सरीखे लोग, परमेश्वर कुंवर सरीखे लोग, जो
संभ्रांत परिवार में पैदा होकर के गरीबों की लड़ाई लड़े, समाजवाद को आत्मसात किया। उनको भी जातीय चश्मे से लोगों ने देखा, बैकवर्ड फॉरवर्ड के हिसाब से देखा। उनके बलिदान को, उनकी कुर्बानी को भी उसी चश्मे से आंका गया। तो ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है। काफी ज्यादा। आप पहले भारतीय राजनेता बने जिन्हें मौत की सजा सुनाई गई और बाद में उसे उम्र कैद में भी बदला गया। उस दौर में आपके मन में क्या चल रहा था? आपको लग रहा था कि आपके साथ आपके केस में न्याय हुआ है, या आपके साथ? बिल्कुल, मेरी लोकप्रियता मेरा दुश्मन बनी। और मैं शुरू से कहता रहा कि अगर मैं निरपराध नहीं रहता, बेगुनाह नहीं रहता, गुनहगार होता, तो शायद जेल से मेरी अर्थी निकल के आती। लेकिन मुझे मुझे पूरा आत्मविश्वास था कि मैं बेकसूर हूं और मैं बतौर बेगुनाह बाहर आऊंगा और फिर से मेन स्ट्रीम में शामिल होकर समाज के लिए कुछ करूंगा। और तो आप कहीं ना कहीं राजनीतिक साजिश के शिकार बने थे। ये कहने की बात नहीं है, ये सर्वविदित, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, सर्वविदित। आपने एक समय पर आपने एक अपनी खुद की सेना बनाई थी, समाजवादी क्रांतिकारी सेना। और एक समय था जब एक माया मैगजीन थी जिसके कवर पेज पर आपकी फोटो, क्या बोल सकते हैं, बंदूकधारी लोगों के साथ आप खड़े रहते थे, और वो काफी फोटो वायरल भी हुआ। और आज भी वो वायरल होता है तो वो चर्चा का विषय हमेशा बना रहता है। तो थोड़ा ये बताइए कि वो सेना क्या थी? कोई अपना पर्सनल मोटिव को व्यक्त करना था, या फिर किसी अत्याचार को कहीं पर उसको खत्म करने के लिए आपने एक संगठन टाइप का बनाया? देखिए, वो कोई निजी स्वार्थ पूर्ति का के लिए वो आर्मी गठित नहीं हुई थी, वो सेना संगठित नहीं हुई थी। नाम से ही पता चलता है वो कहीं न कहीं से एक आइडियोलॉजी से के प्रति प्रतिबद्ध सेना थी। नाम क्या था? क्रांतिकारी समाजवादी सेना। और जो उन दिनों कोसी में सत्ता संरक्षित अपराधियों द्वारा बेकसूरों पर, बेगुनाहों पर जुल्म बर्पा किया जा रहा था, उस अत्याचार के खिलाफ हम लोग खड़े हुए थे। बहुत कठिन दौर था, बड़ी संघर्षमय जीवन रहा। कई साथियों को हम लोग को गंवाना पड़ा, कई बार जेल जाने पड़े, कई बार मौत का सामना करना पड़ा, कई साथियों को गंवाना पड़ा। और ये सब एमएलए रहते भी हुआ। एमएलए रहते हुए शुरुआती दौर से लेके एमएलए तक ये बातें चली, 90 का दशक इसका साक्षी है। लेकिन चूंकि हमारी डगर सच की थी, हम सच्चाई के रास्ते पर थे, उन तमाम उलझनों से निपटते हुए और आगे का सफर, एक मुश्किल राह वो हम लोगों ने तय किया। लेकिन जो कवर पेज पर जो फोटो आई थी वो तो काफी विवादित रहा आगे चलकर, और आज भी जब लोग देखते हैं तो उसके बारे में बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो सेना से हमारा गहरा रिश्ता रहा है, उसको इनकार नहीं किया जाता। जो व्यक्ति जब विवाद से परे हो जाए, चर्चा बंद हो जाए, तो मानिए वो सब के बराबर, चर्चा में लाश के बराबर है। इसलिए चर्चाएं चलती रही है। हम चाहे नहीं चाहे, लोग कहीं ना कहीं से कोई ना कोई बात निकालेंगे, चर्चाएं रहती है, ये तो जीवन है, इनसे इनकार क्या किया। हम इतना मानते हैं कि आदमी को अपना लक्ष्य तय करके दृढ़ता से उस तरफ बढ़ते रहना चाहिए, अपने उसूल पर कायम रहना चाहिए। और बाकी तो न तो कोई प्रशंसा से भगवान हो जाता है, न कोई आलोचना से शैतान हो जाता है। हम जो हैं वही रहेंगे।
थोड़ी देर पहले आपने भूतपूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी का भी नाम लिया, और आज मैंने थोड़ी देर पहले देखा तो उनसे आप काफी प्रेरित होते हैं, और आपके फोन में भी उनका वॉलपेपर है। कोई ऐसा वाक्य बताना चाहते हैं जो हम लोग के लिए कभी आगे चल के मार्गदर्शक बने? चंद्रशेखर जी के बारे में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की एक पंक्ति उनके व्यक्तित्व के लिए काफी है, उस पर प्रकाश डालने के लिए काफी है। उन्होंने 75वीं जन्म जयंती उनकी मनाई जा रही थी। अटल जी मुख्य अतिथि थे, प्रधानमंत्री थे। उन्होंने कहा कि 50 वर्षों की राजनीति में अपने जीवन के 5 दशकों की राजनीति में मैंने लोकतंत्र के 2 ही पक्ष देखे थे, एक सत्ता पक्ष, एक प्रतिपक्ष। लेकिन जैसे ही चंद्रशेखर का संसद में प्रादुर्भाव हुआ, पदार्पण हुआ, एक तीसरा पक्ष भी बड़ी मजबूती से सामने आया, और वो था सत्ता पक्ष, प्रतिपक्ष और बीच का निष्पक्ष। ये उनके व्यक्तित्व के लिए इतना वक्तव्य काफी है। चाहे वो ऑपरेशन ब्लू स्टार की वाहवाही हो, जिसमें स्वर्ण मंदिर पर इंदिरा जी ने सैनिक हमला करवाया था, सैनिक कार्रवाई करवाई थी। उन्होंने कई विकल्प दिए थे और कहा था जो सिखों का इतिहास नहीं जानता वही ऐसी गलती कर सकता है, और मुल्क को इसकी कीमत चुकता कर दी। उन्होंने आगाह किया था, और बाद में इंदिरा जी की मौत, बड़े पैमाने में और सिखों की का नरसंहार, हत्या, लूटपाट ये सामने आए। तब हम लोगों ने और देश ने जाना कि चंद्रशेखर जी क्या कर रहे। चंद्रशेखर जी ने बड़ी मजबूती से नेपाल में राजशाही के खिलाफ और लोकतंत्र के पक्ष में हमारे जैसे छोटे कार्यकर्ता, जिनकी शादी हुई थी, एमएलए हुए थे, हम लोग तो अपनी वाइफ के साथ, लवली आनंद के साथ कश्मीर और हिमाचल घूम रहे थे कि अचानक उनका फोन आया कि ये वक्त नहीं है हनीमून मनाने का, हिमाचल और कश्मीर की वादी में विचरण करने का। वहां लोकतंत्र की मजबूती के लिए तुम जैसे लोगों को लगना चाहिए, और उनके निर्देश पर मैं उनकी युवा शाखा का जो ऊर्जा स्रोत होता है, युवा शाखा, उसका प्रेसिडेंट था बिहार का, और मुझे लगा दिया गया लोकतंत्र की बहाली के लिए नेपाल में। और मैं उनकी 5 मीटिंगें कराया था तराई इलाके में, ये भीमनगर में, वीरपुर में, आपको जोगवनी में, इस तरह से तराई इलाकों में, जयनगर में, इन इलाकों में मैंने उनकी मीटिंगें लगवाई थी, बड़ी बड़ी मीटिंगें। और उनको वहां नेपाल का गांधी कहा है, लोकतंत्र का आज भी कहे जाते हैं, पढ़े जाते हैं प्यार से, नेपाल का गांधी। और वो लोकतंत्र के असल संस्थापक नेपाल के आज भी माने जाते हैं। तो ये सब रूप जब वो खड़े होते थे संसद में, तो बिल्कुल सेंट्रल हॉल में जो नई पीढ़ी के लोग हों सीखने के लिए, जो पुरानी पीढ़ी के उनके साथी लोग थे वो जानने के लिए दौड़ कर जाते थे। चंद्रशेखर खड़े हुए बोल, तो लोग भागम भाग की स्थिति रहती थी, और पिन ड्रॉप साइलेंस, बिल्कुल एकदम सुई गिरे तो झन्नाटा हो इसका हो, ऐसा स्तब्ध करने वाला सन्नाटा होता था उनके पूरे भाषण के दौर में। और वो बतौर टीचर, जो भी हो, प्रतिपक्ष हो, सत्ता पक्ष हो, अटल जी हो
आडवाणी जी हों, शरद पवार हों, जो उन दिनों नेता प्रतिपक्ष होते थे, या पाटिल साहब, शिवराज पाटिल हो, चाहे सोमनाथ चटर्जी हो, जो आसन पर मौजूद रहे, वो बड़ी बेबाकी से अपनी बात देश के सामने रखते थे और पूरा देश इन बातों का कायल होता था। वो सच कहने वाले ऐसे विरल राजनीतिक योद्धा बहुत कम होते हैं, जो जमीन से जुड़े रहे, शीर्ष पर बैठ करके भी जो जमीन से जुड़े होते थे। आपने सबकी राजनीति का दौर देखा, लालू यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, और बिहार में क्रांति भी की, देश के लिए क्रांति भी किया और सत्ता को भी संभाला। और बिहार में सबसे लंबा राजनीतिक दौर इन्हीं 2-3 नेताओं और 4 नेताओं के इर्द-गिर्द घूमता रह गया। लेकिन जब देश इतने सालों में आगे बढ़ गया, तो बिहार अभी तक पीछे क्यों रह रहा है? ऐसी क्या संभावनाएं छुपी हुई है जो आपको लगता है, जो बिहार को आज कहीं और लेकर जा सकती थी, नहीं ले जा पाई? इसमें किसकी गलती थी? क्या लगता है? देखिए, ये तो इमरजेंसी के बाद जो जयप्रकाश आंदोलन जिसको कहते हैं, मुख्य 4 लीडर आए, इसके इर्द गिर्द बिहार की राजनीति घूमती रही। सबसे सीनियर थे रामविलास पासवान जी, लालू प्रसाद यादव जी, नीतीश कुमार जी और सुशील कुमार मोदी जी। ये 4 पर्सनालिटी जो आंदोलन के बाद आए, मैं समझता हूं कि बिहार की राजनीति इन्हीं, और सत्ता भी इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती रही, और सभी सुलझे हुए लोग थे। सबके सामने एक विजन था। तो लोग सभी समाजवादी परिवार से, सुशील कुमार मोदी जी को छोड़ के, बैकग्राउंड लगभग एक साथ 74 आंदोलन तो था, जयप्रकाश आंदोलन तो था, लेकिन विचारधारा के रूप में मोदी जी आरएसएस से कैंप से आते थे, जनसंघ बैकग्राउंड के थे, बाकी लोग सोशलिस्ट बैकग्राउंड के थे। अब सबके सामने अच्छा एक समझदार लोग थे, विजन था। बावजूद इसके मैं समझता हूं कि लालू जी सामाजिक न्याय के सवाल पर तो खड़े उतरे, लेकिन एक शासक के तौर पर जो राजधर्म होता है और जो विकास का विजन होता है, उस मामले में वो चूक गए। ऐसा विरल होता है कि व्यक्ति को सत्ता मिले तो लोकप्रियता नहीं, लोकप्रियता मिले तो सत्ता नहीं, लेकिन लालू जी के पास दोनों था, और वो युग पुरुष हो सकते थे, इतिहास पुरुष हो सकते थे। कहाँ चूक हुई, समीक्षा उनको करनी है, लेकिन मैं वैसा मानता हूं कि सामाजिक न्याय के मोर्चे पर वो खड़े उतरे, लेकिन बतौर शासक बिहार को कहाँ ले जाना है और विकास के मामले में वो चूक गए। नीतीश कुमार जी उनसे कमतर लोकप्रिय थे, लेकिन वो व्यवस्थित राजनीति करते रहे और उनको सत्ता मिली, सत्ता हासिल हुई। तो एक बीमारू प्रदेश को, एक फिसड्डी प्रदेश को वो आज विकासशील और फिर विकसित प्रदेश के श्रेणी में लाए, ये एक बड़ी उपलब्धि है। आप जहां कहीं जाएंगे आप देखेंगे काम हो रहा है, विकास हो रहा है, चारों तरफ शिक्षा में, चिकित्सा में, जीवन के अन्य क्षेत्रों में, सब में विकास हो रहा है। पुल पुलिया, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, उस मामले में बहुत बड़ी बिहार ने विकास किया है। चतुर्दिक विकास इसको कहिए, बिहार ने किया है, कहीं दो राय नहीं। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं, अगर सारी बातों से ऊपर उठ करके, तो 2 माइनस पॉइंट है। एक करप्शन पर
अंकुश नहीं है इस राज्य में, मैं बेबाकी से कहूंगा। और दूसरी बात कि नौकरशाही पर कोई लगाम नहीं। अगर नौकरशाही पर नीतीश कुमार जी समय रहते लगाम कसें और भ्रष्टाचार पर, जहां से हम लोग पैदा हुए थे, मागी, भ्रष्टाचार, कुशिक्षा, बेकारी, तो ये दो काम अगर करें तो फिर कोई जवाब नहीं है। जब तक सांस चलेगी नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के लिए अपरिहार्य, अविभाज्य अंग रहेंगे। सबकी मजबूरी होगी, आज भी है, मैं ऐसा मानता हूं। और तीसरी बात कि हम इस मोर्चे पर, ऐसा मैं मानता हूं कि अब जो नीतीश कुमार जी आएंगे 25 से 30, तो निश्चित तौर पर जो फैक्ट्रियां हैं, पलायन को रोकने के लिए, और मुफ्त बिजली, बगैर कानून व्यवस्था और बिजली के विकास संभव नहीं है। वो जो 125 यूनिट फ्री बिजली की बात की है, मैं कहूंगा 100% बिजली फ्री होना चाहिए। जैसे पानी फ्री, हवा फ्री, वैसे विकास के लिए और बिहार के लिए बिजली फ्री। और ये कैसे होगा? जब हम सौर ऊर्जा से राज्य को सजाने का काम करें। हाँ, और ये फोकट का है। इसके लिए जो संयंत्र है वो मैक्सिमम लगे, और हम किसी पैकेज और किसी विशेष राज्य के दर्जा का जो बैसाखी है उसके बल पर नहीं। जीवन का रेस बैसाखियों के दम पर जीता नहीं जाता। मेरा एक आलेख है, कैसे गया की पहाड़ियों में लोग अयस्क हैं। सर्वे रिपोर्ट है, कोसी के बेसिन में उत्कृष्ट गैस और तेल है। आप बेतिया में ग्रेनाइट है। पर्यटन के सैकड़ों ऐसी जगहें हैं हमारे पास। आप चले जाइए सासाराम, तो जो रोहतास का किला है, वहां जो झरना है, वहां जो सौंदर्य है, वो पर्यटकों को आकर्षित करता है। लेकिन उग्रवाद वहां कल तक था, अब तो नॉर्मल हुआ है। ये जो शेरशाह का मकबरा है, बिहार का ताजमहल, बुद्धा सर्किट, रामायण सर्किट, अब पुनौरा धाम, सीता जी के जो मंदिर के निर्माण से, ये एक मंदिर का अयोध्या के तर्ज पर हम लोग लगातार बोलते रहे। बाहर आने के बाद में अकेले हिंदुस्तान भर में कि अयोध्या में क्या हुआ हमको कोई लेना देना नहीं। इसके बारे में फूफा जी, हाँ, फूफा जी का मंदिर बना, जश्न मनाइए, उत्तर प्रदेश के लोग, अयोध्या के लोग, बाकी देश के लोग, बाकी कोई पार्टी, सीधी बात। लेकिन हमको न तो जय श्री राम से मतलब है, न अयोध्या से मतलब। हम मिथिलावासी हैं, बिना बुआ के, बिना सिया के राम नहीं। हाँ, आप अयोध्या की तर्ज पर पुनौरा धाम में मंदिर का निर्माण कीजिए, और हम लोग जय सिया राम बने, ये हम लगातार बोलते रहे, और परिणाम भी सामने आया। अयोध्या में हम हार गए, लेकिन माँ जानकी के आशीर्वाद से जो तिरहुत है, जिसको मूल मिथिला कहा गया है, ये वाल्मीकि रामायण और तुलसीकृत रामायण में वो बगहा, बेतिया, मोतिहारी, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी, झंझारपुर, सुपौल, सहरसा, अररिया, खगड़िया, बेगूसराय, समस्तीपुर, ये आपको मुजफ्फरपुर, वैशाली, एक तरफ से माँ जानकी के आशीर्वाद से एनडीए को ये सीटें मिली, और सरकार बनी सीता माँ की कृपा से, राम जी के दुआ से नहीं, सीधी बात, सीता माँ की कृपा। और तब लवली आनंद ने सदन में कहा कि 3 अग्नि परीक्षा हमारी बुआ दे चुकी है, अब चौथी नहीं। ये नागवाड़ नहीं है मिथिला वासियों को। इसलिए अब बिना विलंब किए पुनौरा धाम में आप मंदिर का निर्माण कीजिए, और
माँ जानकी सबके सर पर चढ़ के सवार हुई। पहले आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 147 करोड़ सौंदर्यीकरण और विस्तारीकरण के लिए दिया, तब वो मंदिर निर्माण के लिए नहीं था। 500 करोड़ सदन जो छोटा सा सत्र था 12 दिनों का, उसमें 4 दिन गुंजा पुनोरा धाम लवली आनंद ने उठाया, और प्रधानमंत्री जी ने 500 करोड़ की घोषणा की और कहा फुल स्टॉप नहीं है, जरूरत पड़ी तो और आगे देंगे। उसके बाद फिर से माँ सीता की दुआ से कैबिनेट पास किया 887 करोड़। तो 147, 887 और 500 करोड़, लगभग 1500 करोड़ अब हुआ। तो ये किसी मंदिर की नींव नहीं है। मैं ऐसा मानता हूं कि संपूर्ण मिथिलांचल और उत्तर बिहार के सर्वांगीण विकास की नींव पड़ी है। और मंदिर के साथ साथ पर्यटन, एयरपोर्ट, रोडवेज, रेलवेज, ये अनेकों तरह के व्यवसाय, ये सब, और ये समृद्धि का, ये भूमि पूजन नहीं है जी, ये मिथिला के समृद्धि का सुअवसर है, जिसको जो अवसर प्रदान किया है आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी ने। हम आभार प्रकट करते हैं आपके माध्यम से। जैसे माननीय नीतीश कुमार जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, हम सबके मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने अभी तक पलायन को क्यों नहीं रोक पाया? शिक्षा में आज भी हमारे जैसे कई नवयुवक हैं जो आज भी उच्च शिक्षा के लिए हो या फिर नॉर्मल सी ग्रेजुएशन भी हो, अच्छी यूनिवर्सिटी से कोई करना चाहता है तो बिहार में नहीं रहना चाहता है, वो चाहता है बाहर जाए। यूपी में देखिए नॉलेज पार्क है, ग्रेटर नोएडा, अधिकतर बिहार के या पूर्वांचल के पूरे जोन की बात कर रहे हैं, सब बच्चे वहीं पढ़ने जाते हैं। शिक्षा जितना रिकॉर्ड यूनिवर्सिटियों का आज भंग हो रहा है वो बिहारी नौजवान कर रहे हैं। IAS IPS में हर हमेशा 25% हमारी भागीदारी, हिस्सेदारी होती है। ये सब हो रहा है, लेकिन आज भी मैं मानता हूं, जैसा मैंने कहा कि पलायन एक बड़ी चुनौती होगी 25 से 30 के लिए। अब हर मोर्चे पर, कानून व्यवस्था पर, आप आज देखिए लोग तुलना करते हैं कानून व्यवस्था का, वो डर दिखाते हैं। चले जाइए अभी 12 बजे रात को भी मेरिन ड्राइव पर औरतें, लड़कियां और बच्चे घूमते नजर आएंगे, जश्न मनाते नजर आएंगे। 1 बजे रात में भी स्टेशन पर उतरते ही कहीं से भी आने वाली महिलाएं बस में बैठकर के बेतिया जाती है, किशनगंज और कटिहार पहुंचती है निर्भय होकर। ये परिवर्तन आए। छिटपुट घटनाएं जो घटी हैं, आप उसके तह में जाइएगा। पुलिस ने डिटेक्ट करके बता दिया कि जो खेमका की हत्या हुई, तो हत्यारे कौन थे, हथियार देने वाले कौन थे, किस पार्टी से वो संबद्ध थे, ये भी बता दिया। तो ये प्रायोजित, जब चुनाव करीब आ रहा है तो लॉ एंड ऑर्डर का भय दिखाया जा रहा है ना, तो ये प्रायोजित है। मैं ऐसा मानता हूं। जैसे किसी ने कहा कि जो सीमा पर तनाव है, क्या मुल्क में चुनाव है? तो यही आज जो है यहाँ बिहार में डर पैदा किया जा रहा है, खौफ पैदा किया जा रहा है। अभी हाल ही में एक बात याद आई, 2025 में आपने सूरज नारायण सिंह जी को भारत रत्न दिलवाने की मांग उठाई थी और इसके लिए एक पहल भी शुरू की थी। और आप लोग को बता दें, सूरज नारायण सिंह उन नेताओं में से थे जिन्होंने जिंदगी भर सामाजिक न्याय और वंचित वर्गों के लिए, उनके अधिकार के लिए लड़ते रहे, और इसी संघर्ष की कीमत उन्होंने अपनी जान को देकर करनी पड़ी। आपकी इस पहल के पीछे क्या व्यक्तिगत भावना थी? देखिए, कोई व्यक्तिगत नहीं, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर मैं अपने गुरुदेव परमेश्वर कुंवर जी से उनके बारे में सुनता रहा। वो भी समाजवादी थे और उनको अपना आदर्श मानते थे। उनका एक आर्टिकल हमने पढ़ा था, तुमसा नहीं देखा। सूरज नारायण सिंह से आप मिले थे? सूरज बाबू नहीं,
वो हमारे जो गुरुदेव थे परमेश्वर कुमार जी उनके आदर्श थे वो। तो उन्होंने स्मारिका जो उनके मौत के बाद छपी, उसमें एक आलेख है, तुम सा नहीं देखा। वो परमेश्वर कुमार का आलेख है एक। उसको पढ़ के बड़ी प्रभावित हुए, उनके बारे में सुनते रहे। दादाजी कोसी के गांधी कहे जाते थे, वो गांधीवादी थे, लेकिन सूरज बाबू उन्हीं दिनों समकालीन थे और वो क्रांतिकारी थे। उनके किस्से सुन सुन के हम लोग बड़े हुए। और लड़कपन में सूरज बाबू शहीद भगत सिंह जैसे लोग बड़ी आकर्षित करते थे मुझे। तो सूरज बाबू को, जैसा आपने कहा, कि एक जमींदार परिवार में पैदा हुए और मजदूरों की लड़ाई लड़ते हुए शहीद हुए। जयप्रकाश नारायण और जेपी आंदोलन अगर खड़ा हुआ, जी आज इस देश में अगर गैर कांग्रेसी सरकार बनी है और उसका आज हम सभी फायदा उठा रहे हैं, लोग सत्तासीन हुए हैं, तो बलिदान सिर्फ और सिर्फ सूरज नारायण सिंह की। सूरज बाबू उनके हनुमान माने जाते थे, जयप्रकाश नारायण के। हजारीबाग जेल में जब थे तो दीपावली की रात में वो कहा करते थे जेपी को, जेपी अब 1857 के गदर की तरह 42 की क्रांति फेल कर गई, हम सारे लोग जेल में ठूस दिए गए, ठंडा पड़ गया ऐसा लगता है, हमारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो जेल में सड़ के मरे या बाहर लड़के मरे। वो प्रेरित करते रहे और एक बार जयप्रकाश नारायण ने मन बनाया, वो उनको कंधे पर उठाकर जेल से भाग कूद करके और फिर उनको नेपाल की तराई में ले गए। आजाद दस्ता का गठन हुआ और सशस्त्र क्रांति उन दिनों दो ही, विदेश में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में और देश के अंदर नेपाल की तराई में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में शुरू हुई, जिसके सेनापति कमांडर इन चीफ सूरज नारायण सिंह थे। कई थानों को लूट करके हथियार जमा किए, नेपाल की तराई में रेडियो आजाद हिंद बनाए, उसके उद्घोषक बने डॉक्टर लोहिया, युवा उद्घोषक थे हमारे गुरुजी परमेश्वर कुमार, ये सब। और जब वहां भी अंग्रेजों का छापा पड़ा, नेपाली पुलिस और ब्रिटानिया हुकूमत का छापा पड़ा, और जब जयप्रकाश नारायण और डॉक्टर लोहिया गिरफ्तार करके हनुमान नगर जेल में डाल दिए गए, फिर आजाद दस्ते का हमला हुआ, साइकिल से वो लोग गए। उस समय सबसे तेज सवारी साइकिल हुआ करती थी, मोटरसाइकिलें नहीं थी, या घोड़ा हुआ करते थे। तो उन लोगों ने जेल ब्रेक करके डॉक्टर लोहिया और जयप्रकाश नारायण को निकाला। अंदामा दरभंगा के पास कई नदियों से घिरा हुआ एक जगह था, जहाँ शिविर, दूसरा शिविर का हुआ, और वहां जयप्रकाश नारायण और लोहिया जब रह रहे थे, तो अंग्रेजों को किसी मुखबिर ने खबर की और एक ब्रिटिश दरोगा के नेतृत्व में छापा पड़ा, और सूरज बाबू उस मुठभेड़ में दरोगा को ढेर कर दिया और फांसी की उनको सजा हुई। काला पानी में थे। जब मुल्क उनके सौभाग्य से आजाद हो गया और वो बाहर आ गए, तो उनको भगत सिंह की तरह वो बिहार का दूसरा भगत सिंह कहा जाता था। और उनकी मौत टाटी सिलवे में, हमने कहा जमींदार के घर जो पैदा हुए, मजदूरों की लड़ाई लड़ते हुए मारे गए। उनको टाटी सिलवे में साजिशन 7वें दिन जो गांधीवादी तरीके से अनशन पर थे मजदूरों के हक के सवाल पर, तो 4 बजे सुबह में फायरिंग की गई, बम फेंके गए, और ये बताया गया कि कम्युनिस्टों ने हमला कर, उस आंदोलन में कम्युनिस्ट भी थे, कम्युनिस्टों ने हमला कर दिया पुलिस पर, और बहाना करके सूरज बाबू जो रजाई में गेट पर अनशन पर थे, उनको पीट पीट करके बूट से, बट से, लाठी से मांस का लोतरा बना के PMCH भेजा गया, जहां उनका निधन हो गया। उनकी लाश से लिपट कर जयप्रकाश नारायण रोए
और उसी दिन उन्होंने कहा कि जिनको ब्रिटानिया हुकूमत खत्म नहीं कर पाई, हजारीबाग जंगल का आदमखोर शेर बाल बांका नहीं कर पाया, कांग्रेस ने कायरतापूर्ण तरीके से सूरज बाबू को शहीद कर दिया और उनकी शहादत बेकार नहीं जाएगी। कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और यही कह करके वो निकल पड़े। गुजरात यूथ फॉर डेमोक्रेसी बनाए, पूरे देश में घूमना शुरू किए। गुजरात से क्रांति की जो लपटें फूटी, बिहार आते आते वो दावानल में परिवर्तित हो गया, भड़क उठा। और कांग्रेस पहली बार न केवल बिहार में, केंद्र में सत्ताच्युत हुआ, जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में। बलिदान सिर्फ सूरज बाबू, और पहली बार गैर कांग्रेसी हुकूमत केंद्र में बनी, जो अब तक कंटिन्यू कर रही है। तो मैं कह रहा हूं कि चाहे वो बिहार हो, चाहे वो दिल्ली हो, सूरज बाबू के बलिदान के दम पर ही हम पटना और दिल्ली पर राज कर रहे हैं। इसलिए सूरज बाबू को भूल जाना कृतज्ञता होगी। सूरज बाबू साधारण लोग नहीं थे। जिसने कर्पूरी ठाकुर को पैदा किया, जिनकी बेटी की शादी में कन्यादान, जयप्रकाश नारायण, उनके हार्ट की एक घटना काफी है। जिनकी बेटी की शादी में कन्यादान जयप्रकाश नारायण ने किया, नाई की भूमिका कर्पूरी ठाकुर ने निभाई। और भार लेकर राम सेवक हजारी आए, बहन, मुंहबोली बहन का भार लेकर, भाई बनकर, कंधे पर भार डोली रहता था, हाँ, लेकर के राम सेवक हजारी आए। और बड़े बड़े लोग वहां उस भूमिका में थे। पंडित रामनंदन मिश्र, ये सब पंडित की भूमिका में थे। तो ये उनकी हाइट का, सूरज बाबू के हाइट का एक छोटा सा उदाहरण। जिंदगी वो गरीबों की लड़ाई लड़ते रहे। आज जो दक्षिण बिहार में जो फैक्ट्रियां थी, टाटा, बिरला, डालमिया, गोइनका, ऐसे लोगों की जो दर्जनों फैक्ट्रियां थी, और उत्तर बिहार में जो मिलें थी, लोहट का मिल, सकड़ी का मिल, रीगा का मिल, आपको मोतिहारी का मिल, लौरिया का मिल, बगहा का मिल, समस्तीपुर चीनी मिल, ये तमाम मिलों में और तमाम फैक्ट्रियों में एक दो नहीं, जो हजारों लाखों लोग रोजी और रोटी कमा रहे थे, वो सूरज बाबू की देन। उसके एक छत्र नेता, मजदूर लीडर सूरज बाबू थे, और जिन्होंने हजारों लोग रोजी दी, रोटी दी, घर उनके दम पर चलता था। ऐसे महान लोग थे। जो मरहूम ललित नारायण मिश्र जब उनको ऑफर देने आया कि आप मुख्यमंत्री बन जाइए, पीएसपी के वो नेता हुआ करते थे, तो उन्होंने सिद्धांतों के लिए मुख्यमंत्री पद को ठुकरा दिया। ऐसे महान व्यक्ति का नाम सूरज। अभी आपने रीगा चीनी मिल की बात की, और हाल फिलहाल में सुनने में आया कि तेजस्वी यादव जी बोलते हैं कि उन्होंने इस मिल को चालू करवाया। आपकी इसके बारे में क्या राय है? आप क्या कहना चाहते हैं? इससे बड़ा कोई सफेद झूठ हो नहीं सकता। इसी से लगता है कि लोग राजनीति में कितना झूठ बोलते हैं। फरवरी, ये जनवरी दिसंबर 23 से शुरू हुआ विवाद, और फरवरी आते आते महागठबंधन की सरकार गिर गई, नई सरकार बनी एनडीए की। 24 मई में चुनाव हुए, और 4 जून को संभवतः रिजल्ट आया। तो चुनावी मुद्दा
जो लवली आनंद का था, जी 3 प्रमुख चुनावी मुद्दे थे। पहला था जी पुनौरा धाम में माता जानकी मंदिर। माँ जानकी, जगत जननी माँ जानकी के भव्य मंदिर का निर्माण। दूसरा था रीगा चीनी मिल हर हाल में शुरू कराएंगे। तीसरा था रेल लाइन, जो चिर प्रतीक्षित मांग है, जी जानकी धाम से बापू धाम मोतिहारी, इसको शुरू करवाएंगे। हम इन तीनों मांगों पर आज कह सकते हैं कि हमारी तीनों मांगे पूरी हो गई। 6 माह साल भर होते होते पहला तो रेल लाइन 28 किलोमीटर शिवहर तक भूमि अधिग्रहित हो गया, जी अब पटरियां बिछनी शेष है। दूसरा रीगा चीनी में चालू हुआ, और तीसरा पुनौरा धाम अभी हाल में भूमि पूजन हुआ, शिलान्यास हुआ मंदिर की। अब ये चालू हुआ जी 25। जी उनके जो मुरुगेश आर निरानी हैं जी मालिक, वो जब आए चीनी मिल को एक तरह से अधिग्रहण के बाद देखने आए, खरीदने के बाद, तो किसानों को बुलाया, हम लोग को बुलाया। एमपी होने के नाते, एक्स एमपी होने के नाते मैं था मौजूद, और एमपी होने के नाते सांसद लवली आनंद मौजूद थी। उसका क्लिप भेज देंगे। जी उसने कहा, उन्होंने कहा जी कि अचानक एक दिन जी मुझे सहकारिता मंत्री, जो गृह मंत्री भी हैं, अमित जी का, वो भी बीजेपी से बिलोंग करते हैं, तो आया कि भाई फोन आया कि आप मुलाकात करें। बुलावा आया तो उन्होंने कहा कि मैडम लवली आनंद के क्षेत्र में कोई बिल बंद है वर्षों से, आप जाओ उसका मुआयना करो और उसको हर कीमत पर चालू करो। ये मालिक का बयान है। जी और यहाँ लोग कहते हैं कि 24 में जिसकी सरकार गिर गई, 1 फरवरी में, हाँ, जी सरकार गिर गई, मई में चुनाव हुए, 4 जून को रिजल्ट आए, जी और चीनी मिल चालू हुआ 25 में। अब ये कहते हैं बैक डेट में जी कि चीनी मिल तो दर्जनों बंद हुए जी एनडीए की सरकार में, चालू सिर्फ मैंने ही एक मिल को करवाया, रीगा चीनी मिल। इससे ज्यादा लवड़पनी, जी इसको मैथिली में कहते हैं लवड़ापन, ना, कुछ हो ही नहीं सकता। और ये ऐसा कह करके लोग स्वयं अपना मजाक क्यों उड़ाते हैं, ये सवाल। अब आप कहेंगे मेरे एजेंडे पर सरकार चल रही है, जी वो कहेंगे हमने 4 लाख नौकरियां बांट दी। जी जी तो पिताजी के राज में नौकरी नहीं बांटे, माता जी के राज में नौकरी नहीं बांटे, चाचा जी के राजनीति के राज में सारी नौकरियां उन्होंने बांट दी। अब कोई मालिक हैसियत रखता है इन चीजों का कि मैनेजर रखेगा, मालिक रखेगा। तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, जी और सच ये है कि आपके विभाग की लापरवाही के कारण कई महीने विलंब हुए नौकरियां बढ़ने में। जो 4 विभाग 5 विभाग आप अपने पास रखे हुए थे, जी उन विभागों के कारण रुकी रही। नौकरी बंटने में लेट हुई, देर हुई, यही सच है। लेकिन लोग कहते हैं कि हमने नौकरी बांट दी। आज कहेंगे कि हमने तो इतना कहा था यूनिट बिजली, अब तो इतना ही आपने किया। हाँ, तो ये सब कहने, आपके कहने से क्या फर्क पड़ता है। एक व्यक्ति जो अपोजिशन में बैठा हुआ है, बड़ी बड़ी डींग हाँकते, स्वर्ग में सीढ़ी लगा देंगे रावण की तरह, आपके कहने से क्या हो। 4 कदम जो एक पुलिया बना दे, वो जो सरकार में जो जिसने किया, क्रेडिट उसको जाएगा, स्वाभाविक है। हाँ, जो किया उसी को ना, आपके राज में क्यों नहीं हुआ। वो जो 15 साल का राज था, उसमें ये सब बातें क्यों नहीं हुई विकास की।
ये सब के लिए क्यों नीतीश कुमार का इंतजार करना पड़ा? जी आज चले हैं लोग वोटर अधिकार यात्रा कर। जी जी राहुल गांधी जी वोटर अधिकार। पटना से भागलपुर जाते ना जी तो 3 दिन लगता, जी और हॉस्पिटल जाते कि भागलपुर जाते जी कहना मुश्किल था। आज चमचमाती सड़कों पर सीना तान के मोटरसाइकिल पर, कभी BMW पर जाते हैं, कभी उससे उतर के और मोटरसाइकिल पर आते हैं। ये सब नीतीश कुमार की देन है कि आप वोटर अधिकार यात्रा करते हैं। कौन सा वोटर, किसका वोट छिन गया? किसका मजाल है कि लोगों को मताधिकार से वंचित कर देगा? आपने कभी किया था मताधिकार से वंचित? आपातकाल के समय में। आपातकाल की बात मैं कर रहा हूँ। जी आपने कभी संविधान के साथ रेप किया था? जी आपने सेंसरशिप की तलवार मीडिया पर लटकाई थी? जी आपने न्यायपालिका पर पहरा बिठाया था? जी आपने देश को कारागार में तब्दील कर दिया था। आज तक उसका खामियाजा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। किसकी हिम्मत है कि मताधिकार और लोकतंत्र के साथ हिंदुस्तान में छेड़छाड़ कर दे? ये पाकिस्तान नहीं है। यहाँ अधिनायकवाद को इस कदर कमर लोगों ने तोड़ दिया इमरजेंसी के बाद जी कि फिर कोई शासक हिम्मत नहीं करेगा। किसको डरा रहे? जी हम लोग उस दौर को, आपके काले दौर को देखे हैं। जी गारंटी के साथ कहते हैं जी कि अगर नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार इस तरह की हिम्मत करेंगे, आनंद मोहन सीना ठोक के कहता है खिलाफ में खड़े हो। हम लोकतंत्र के लिए हैं। हमारे पुरखों ने 6 पीढ़ियों ने, जी 3 पीढ़ी के 6 लोगों ने कुर्बानियां दी आजादी और लोकतंत्र की बहाली के लिए। हम किसी के बंधुआ मजदूर नहीं हो सकते। हम कांग्रेस में थे और खिलाफ में खड़े हुए। हमारा पूरा परिवार कांग्रेसी था। इमरजेंसी में हम लोग खिलाफ में खड़े हुए, जेल गए। किसको डर दिखा रहे आप? यहाँ चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो नीतीश कुमार हो, काल कोठरी काले दौर को देखा है और उससे सबक लिया है। हम तो कहते हैं कि बिहार में जब तक सूरज बाबू की समाधि पर सर पटक के माफी नहीं मांगोगे, बिहार में कांग्रेस खड़ी नहीं होगी। उन्हीं का अभिशाप है। उनकी शहादत का जो साफ है वो कांग्रेस को उभरने नहीं देगी। इसलिए सबसे पहले ये वोटर अधिकार यात्रा छोड़ो, जाओ नरपत नगर सूरज बाबू की समाधि पर सर पटको, माफी मांगो अपने कुकृत्य के लिए। अभी कुछ संभव है बिहार में। सूरज नारायण सिंह को भारत रत्न देने के लिए विचार जो आया, इसमें नीतीश कुमार ने कोई सहमति जताई या उस चीज को? देखिए, अभी सब बातों को, इन सब सारी बातों को हम लोग राष्ट्रीय पटल पर लाएंगे 3 महीने बाद, नवंबर बाद। ये अगस्त है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। अब देखिएगा ये बड़ी जोरदार तरीके से बिहार की ये बात राष्ट्रीय स्तर पर उठेगी। अक्सर यह चर्चा होती है कि राजपूत नेताओं को केंद्र की राजनीति में अपेक्षित सहभागिता नहीं मिलती है। अक्सर ये लगता है, और क्या यह अनदेखी होता है या जानबूझ के होता है? देखिए, इस बात को लोगों में चर्चाएं हैं, थोड़ा बहुत आक्रोश है, और मैं शुरू से कहा करता रहा कि बिहार में किसी समुदाय का अगर एक है तो उसको 100% भागीदारी मिली है। अगर कोई 3 है, भागीदारी 2 की मिली है। अगर कोई अकेले है, 2 है, उसको भी भागीदारी मिली है। लेकिन एनडीए का सर्वाधिक एमपी 5 और कुल मिलाकर 6 राजपूत सांसद रहने के बाद भी केंद्र में किसी का मंत्रिमंडल में शामिल न करना
ये लोग मानते हैं कि अनदेखी है जी 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 बिल्कुल। और इसके खिलाफ स्वाभाविक तौर पर गुस्सा है। ये गुस्सा और आगे बढ़ता है। जो राज्य सरकार में जितना झुनझुना था जी मंत्रिमंडल का, वो सब राजपूतों के हिस्से है। जी जितना ताकतवर जी विभाग है या वो विभाग जिसको महत्वपूर्ण कहते हैं, जी जिससे लोग समाज की भलाई कर सकता है, वो सभी दूसरों के पास है। ये क्या है? पर्यटन। घूमते रहिए, पर्यटन करते रहिए, साइंस और एंड टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष में विचरण करते रहिए, साइंस को लेकर घूमते रहिए। पीएचईडी, चापाकल गाड़ो, चापाकल उखाड़ो। आपूर्ति, खाद्य आपूर्ति, बस प्लेट परोसते रहिए। ये जो विभागे हैं वो राजपूतों को दिया गया है। अब आइए, अभी बोर्ड के गठन हुए, आयोग के गठन हुए, धड़ल्ले से हुए, दर्जनों हुए। जी जी किसी एक में भी गलती से कोई राजपूत नहीं है, जबकि अन्य जातियों को रिपीट किया गया, दोहराया तिहराया गया है। इसकी मनमानी है, स्वाभाविक है, बिल्कुल बिल्कुल। इसको लेके लोगों का आक्रोश है। इसके बाद जी अभी 14 लोगों के लीडरशिप में जी एनडीए की टीम गठित हुई, विधानसभा वार विधानसभा प्रचार प्रसार या सरकार के कार्यों को जनता तक पहुंचाने के लिए। गलती से उसमें कोई एक राजपूत नहीं 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 था। था। हम लोगों ने इस तरफ ध्यान आकृष्ट किया शीर्ष लीडरशिप को, जी बीजेपी को नहीं, जी जेडीयू को। और जेडीयू ने पता नहीं, ये कहने का मतलब ये नहीं होता है कि आप लवली आनंद को उसमें फंसा दीजिए। क्या यदि हम डिमांड करते हैं तो लवली आनंद को आप मंत्री बना दीजिए, ये कहने का गरज ये नहीं था। जी लेकिन तब भी लोगों ने कहा लवली आनंद को मंत्री बना नहीं बनाया, इसलिए आनंद मोहन जी बोल रहे। जी और राज्य सरकार की बात उठाए तो तब लोगों ने कहा कि किसके लिए के। जी अभी जब सवाल खड़ा किए तो लवली आनंद को एक टीम का संयुक्त लीडर, ये नहीं सिंगल लीडर नहीं, संयुक्त लीडर रत्नेश सादा के साथ जी जो मंत्री हैं उनके साथ, जो मेरा शिष्य रहा है, जी जो मेरे घर में पला बड़ा है ना, उसके साथ लवली आनंद को टैग कर दिया गया। ये कहने के बाद तो ये सब लोग बड़ी पैनी नजर से, प्रबुद्ध समाज है, बेवकूफों का समाज नहीं है, बड़ी पैनी नजर से लोग देख रहे हैं सब। और मैं कहूंगा इस मामले में शीर्ष लीडरशिप ध्यान दे, राज्य के लीडरशिप ध्यान दे, जो एनडीए का लीडरशिप है जी जी उनको इस तरफ बड़ी गंभीरता से सोचना होगा जी क्योंकि ये कोई मुर्दा कौम नहीं है। और अगर ये सिर्फ उदासीन हो गया, जी बुद्ध तक जाने का जोखम नहीं उठाया, उतना में ही नुकसान हो जाएगा। इसलिए मैं बड़ी विनम्रता से कह रहा हूं कि इस तरफ लगातार, एक बार अनदेखी हो सकती है जी लगातार अनदेखी और उपेक्षा का दंश समाज झेल रहा है। सोचने को विवश ना हो, इसके पहले कि नुकसान हो, लोगों को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। तो क्या इस बार विधानसभा में, जैसे कि अभी भी हम लोग देखते आ रहे हैं कि एक पारिवारिक राजनीति बहुत जगह चल रही है, कब तक, अभी तक बहुतों बार आप पर भी यह आरोप लगा है कि आप पारिवारिक राजनीति करते हैं, बेटे को बनाया, अपनी धर्मपत्नी को आपने सांसद बनवाया या फिर लोगों ने चुन के उनको खड़ा किया। तो आपको लगता है कि अब जाकर, या अब समय आ चुका है कि नए नए चेहरे को, जरूरी नहीं है कि मेरे अपने ही घर के हो, उनको भी मौका दिया जाए, समाज का चेहरा या उनके उत्थान के लिए कुछ ना कुछ उनका मौका दिया जाए?
फूल खाने से कुत्ता शिकार नहीं करता, अपने आप में दमखम होना चाहिए। हमने पूर्व में ही कहा कि जीवन का रेस बैसाखियों के दम पर जीते नहीं जाते, बाप के भरोसे भी राजनीति नहीं होती। आपने कहा कि चेतन आनंद को आपने बनाया, मैं कहाँ था तब? जेल में था। जेल में था। और चेतन आनंद एमएलए आनंद मोहन की अनुपस्थिति में बनी। हमारी विरासत क्या है? जेल, लाठी, गोली, मौत भी फांसी से आए। ये हमारी विरासत है, संघर्ष की विरासत, सत्ता की विरासत नहीं। जिसकी विरासत सत्ता है, जिसके पास सत्ता है, पैसा है, पावर है, वो अपने अकलोल बकलोल ढकलोल संतति को थोप दे। उनमें से आनंद मोहन नहीं। जी। अगर पृष्ठभूमि पढ़ाई की होगी, जी। तो जो टॉप 10 में जहाँ स्कूलिंग हुआ हमारे बच्चों का, जी। टॉप 10 में जो दूसरा तीसरा स्थान रखता है, वहां बच्चे गए। एक आईएएस आईपीएस बनने से ज्यादा वहां एडमिशन हो जाना बड़ी बात होती है, क्योंकि वहां कोई पैरवी नहीं होती, राष्ट्रपति तक के नहीं सुने जाते हैं। कौन सा स्कूल था ये वैसे? वेलहम बॉयज, दोनों के टक्कर का स्कूल है वेलहम बॉयज। और जहां से कॉलेज की शिक्षा हुई सिम्बायोसिस पुणे, वो भी कहीं नामी गिरामी स्कूल है, टॉप 10 में आता है। तो चाहे मेरी अनुपस्थिति में ही सही, बच्चों की जो परवरिश लवली आनंद ने की, जो पढ़ाई लिखाई थी, वो कोई, और ऐसे में जब किसी ने कभी कहा था ठाकुर कुआं के सवाल पर, जी 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 जी, हाँ, ये अकलोल है, बकलोल है, बेवकूफ है, मूर्ख है, तो मुझे हंसी आती थी कि अपने बच्चों को जो पढ़ा नहीं पाया वो हमारे बच्चों पर उंगली उठा रहे। कर चलिए, सब होता है। मुझे भी कहा शकल नहीं है, अकल नहीं है, अच्छी बात है। तो आज अब आपको परिवारवाद और संघर्षवाद को परिभाषित करना। जी। परिवारवाद हमने कहा कि क्या है? जी जी। पावर, पैसा के दम पर अगर कोई अपनी संतति को थोप देता है तो ये परिवारवाद है। थोपता चला आता है तो ये परिवारवाद है। लेकिन कोई व्यक्ति संघर्ष के दम पर अपनी विरासत को बचा लेता है, छीन लेता है, तो ये संघर्षवाद है, परिवार। राणा सांगा के पिताजी बप्पा रावल उनके खानदान में लड़े। बप्पा रावल लड़े, रावलपिंडी उनके नाम पर है। राणा सांगा लड़े, उदय सिंह लड़े, महाराणा प्रताप लड़े, अमर सिंह लड़े। ये लगातार संघर्षों का सिलसिला रहा। राम बहादुर सिंह लड़े, मेरे दादाजी। राम नारायण सिंह लड़े, जंग बहादुर सिंह लड़े, पद्मानंद सिंह ब्रह्मचारी लड़े, मेरे पिताजी सच्चिदानंद सिंह लड़े, आनंद मोहन लड़े, लवली आनंद लड़ी, चेतन आनंद लड़े। ये परिवारवाद नहीं है, संघर्षवाद है। आजादी से लेकर और सभी की सरकार में जेल गए, चाहे सत्येंद्र नारायण सिंह सरकार ही क्यों नहीं आई हो, सबों की, अब्दुल गफूर की सरकार में जेल में रहे, कर्पूरी जी की भी सरकार आई तो हम जेल में थे। सामाजिक सरोकारों के सवाल पर लड़ते रहे और इसलिए आधी जिंदगी जेल में बीती। उफ नहीं किया, हार नहीं माना। जेल हमको डरा नहीं सका, जेल हमको हरा नहीं सका। तो ये संघर्षवाद है। तो परिवारवाद जो करते हो करे। परिवारवाद आनंद मोहन जेल में थे और शिवार की महान जनता ने चेतन आनंद को जिता के भेजा। आनंद मोहन जब पिक पर थे और लालू जी की लोकप्रियता चरम पर थी, दिल्ली से लेकर पटना तक उनकी सरकार थी, बहुत छोटी ताकत से चुनौती हमने दिया था। और वैशाली का कि लोकतंत्र की जननी वैशाली का वो प्रांगण गवाह है
कि लवली आनंद ने अपनी जीत दर्ज की। वो परिवारवाद नहीं था, संघर्षवाद वो था। बिहार की जनता ने संघर्षवाद को आशीर्वाद दिया था और 26 साल में जीत के आई थी। 26 साल 26 साल में लवली आनंद। इसलिए और कोई अगर थोप ही देता है परिवारवाद तो गुनाहगार हम नहीं हैं। परिवारवाद का सबसे बड़ा हम एग्जाम्पल एक बात कर रहे हैं, गुनाहगार अगर जो सिर्फ बोलने पर कि परिवारवाद चल रहा है, जी आप हरा क्यों नहीं देते? लोकतंत्र में आप जिता के क्यों भेजते हैं? कौन जिता के भेजती है? और जो जिता के भेजती है, लोकतंत्र का मालिक असल वही है जिसको जनता जनता कहती है। चुनी। और तब अगर जनता चुन के भेजती है जी और आप परिवारवाद का आरोप किसी पर लगाते हैं जी तो आप गाली जनता को दे रहे हैं, किसी व्यक्ति को नहीं दे रहे हैं। आप जहां कहीं भी लोग चुन के आते हैं जी तो आप राघोपुर जाके पूछिए कि क्यों जीता है, आप शिवहर जाके पूछिए कि क्यों जीता है, आप पूछिए हाजीपुर के लोगों से क्यों जीता है। तो जब जनता ही सर्वोपरि है उसके फैसले को के सामने नतमस्तक हो जा। परिवारवाद में आप बिहार में किसका जिक्र करना चाहते हैं? आपको लगता है कोई परिवारवाद का अभी चल रहा है बिहार में? नहीं, हम ये बात कर रहे हैं, हमने स्पष्ट कहा कि भाई परिवारवाद ठीक है, किसी को किसी ने टिकट दे दिया, जी जीता थी कौन? जनता। तो जनता को आप क्या कहेंगे? लोकतंत्र का असली मालिक तो हुआ। आप पॉडकास्ट वाले लोग नहीं है, कोई पत्रकार नहीं है, कोई नेता नहीं है, कोई कलेक्टर एसपी नहीं है, जनता है। लेकिन उनको तो या तो आप जनता की, हाँ क्या टिकट भी तो उनको वैसे ही मिलता है ना। अगर हम लोग विकल्प में तो किसी को मिलता है जी, विकल्प ये जरूरी नहीं है। जी अगर कहीं से कोई व्यक्ति खड़ा है जिस पर परिवारवाद का ठप्पा लगा है, जी उसके विकल्प में दूसरे खड़े हैं कि नहीं? बिल्कुल खड़े हैं। आपने क्यों नहीं दे दिया उसे? आप क्यों घूम करके उसी को दे रहे हैं? और जब चुन के आते हैं जी तो जब जनता चुनती है तो सवाल आपको जनता से करने चाहिए। फिर लोकतंत्र का असलियत आ जाइए। मीन मेख निकालने से पहले जी आप सोचिए कि असली मालिक ने फैसला दिया है और लोकतंत्र में जनता के फैसले के सामने सबको नतमस्तक होना होता है। आप पर हमेशा से एक बाहुबली का नाम आता है, आपको हमेशा एक बाहुबली वाले नज़र से देखा जाता है और आपने जेल में रहकर कई किताबें भी लिखी हैं। तो आपको ये सब चीज़ें लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली और ये बाहुबली का जो किताब आपको मिला है इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, एक ही विशेषण नहीं है, एक ही संज्ञा से लोग नहीं पुकारते हैं। बाहुबली, किसी ने कहा फाइव ब्रांड लीडर, किसी ने कहा रॉबिन हुड, ये सब मीडिया समय समय पर कहती रही। हमने किसी पर अपनी आपत्ति जाहिर नहीं की। लेकिन एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, आपने कहा किताबों का जिक्र किया, मैं गांधी के दौर को उस समय की बात नहीं करता, तब बाल गंगाधर तिलक भी गीता रहस्य लिख के गए, जो एक हिंदी साहित्य का धरोहर है। तब आचार्य नरेंद्र देव भी बुद्ध लिख के गए, पूरा बुद्ध फिलोसफी पर 1300 पेज की किताब, मैं उसका अध्येता रहा और उसी को पढ़ने के बाद हमने ज्ञान तीर्थ बुद्ध लिखा, जेल में कविता 13 पृष्ठ की, 1300 को बचाकर 13 पृष्ठ। चलिए, उस दौर में गांधी भी लिखते रहे, जी कई किताबें गांधी की हैं, हिंद स्वराज से लेकर के और आत्मकथा तक। नेहरू तो उत्कृष्ट साहित्यकार माने जाते थे। नेहरू का दूसरा पक्ष राजनीति से ज्यादा धवल है, उज्जवल है, मैं ऐसा मानता हूं। तो
डिस्कवरी ऑफ इंडिया उसी पर आया, भारत की खोज। तो सारे राइटर हुआ करते थे उन दिनों, जो भी राजनीति में थे जी वो साहित्य में भी थे। और राजनीति को साहित्य का साया जब तक रहा, राजनीति निर्मम नहीं हुई, निष्ठुर नहीं हुई ना, ये मैं ऐसा मानता हूं। लेकिन आज के दौर में मेरी पीढ़ी के लोग, कितने लोग हैं जो कक्षाओं में पढ़ाए जाते हैं, पाठ्यक्रम में जिनकी कहानियां शामिल हो। आज के दौर में हमारे दौर के कितने लोग हैं जिनकी किताबें संसद के ग्रंथागार की शोभा बढ़ाता हो। आज के दौर में हमारी पीढ़ी के कितने लोग हैं, या हमारी बाद की पीढ़ी के कितने लोग हैं जिसको राजकमल छापता हो, जो मानक प्रकाशन है हिरणी का। एक किताब जब छप गई तो आपको साहित्यकार का ठप्पा लग जाएगा, मान्यता मिल जाएगी। मेरी लगभग सभी किताबें वहां से प्रकाशित हुई। तो फिर भी लोग बाहुबली कहते। जी बिल्कुल। मैं शुरू हुआ क्रांति दूत पाक्षिक अखबार से, और मेरा आलेख, मेरी कहानी नहीं, मेरा आलेख त्रिवेणीगंज गोलीकांड पर छपा, रिपोर्ट पहला, तो उस पर हॉकर्स पकड़े गए। बतौर संपादक मेरी गिरफ्तारी हुई इमरजेंसी में। त्रिवेणीगंज बिहार का तीसरा जलियांवाला बाग, ये आलेख था मेरा। और रिपोर्ट थे वो, धाए 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 से शुरू होती है कहानी, लास्ट होती है। तो बहुत बड़ी लंबी वो कहानी, उसको रिपोर्ट कही है। और उस पर हॉकर्स पकड़े गए, हमारे क्रांति दूत के कार्यालय पर छापा पड़ा, इमरजेंसी की अखबारें। एक नौजवान राइटर है ओसी का, उसने लिखा, उसमें क्रांति दूत का जिक्र है, लाल सितारा, क्रांति दूत, अन्य अखबारों का है। इसमें क्रांति दूत में मेरा जो अखबार था, मेरी जो पत्रिका थी, उसका जिक्र है। तो हम शुरू हुए कहाँ से? पत्रकारिता से। हम आज कहाँ हैं? 8वीं कक्षा में सीबीएसई में पढ़ाए जाते हैं, संसद के ग्रंथागार में, राजकमल प्रकाशन में छपते हैं। फिर भी हम बाहुबली हैं। अच्छी बात है। सारे लोग कलम बली हैं। जो लोग बाहुबली कहते हैं ना, उनको पत्रकारिता भी पढ़ाएंगे, और बाकी चीजें छोड़िए बाकी चीजें छोड़ दी। लेकिन फिर भी चलिए, सब मान्य है सब। एक बार भी हमने कहीं आपत्ति नहीं की। बहुत गालियां सुने, हमने कहा कि गालियों से कोई शैतान नहीं होता, और प्रशंसाओं से कोई भगवान नहीं होता। जैसा कि आपने जिक्र किया कि नेताओं को पहले पढ़ना चाहिए, तब कुछ बोलना चाहिए या लिखना चाहिए, या उनको नॉलेज होनी चाहिए उस चीज़ की। तो आज के परिवेश में जब इन सब चीज़ों को देखा जाता है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे गुरुजी परमेश्वर कुमार कहा करते थे कि एक नेता को, खास करके हम लोग युवा नेता थे, तो कहते थे कि जितना एक विद्यार्थी नहीं पढ़ता है, उससे ज्यादा एक नेता को, युवा नेता को पढ़ना चाहिए। पढ़ना ही नहीं चाहिए, पढ़ने के बाद उसको भूलना चाहिए। अगर गुण के कुछ निकले तो लिखना चाहिए। और यही कारण है कि आप लोग जानते हैं या नहीं, बिहार की कोई सम्मानित पत्रिका या दैनिक अखबार नहीं है जिसमें एमएलए काल से मैं छपता नहीं रहा। और जेल में तो देश भर की जो सम्मानित पत्रिकाएं हैं, उसमें मेरे आलेख सुपरिंटेंडेंट भेजा करते थे, और जो छप के आता था तो सुपरिंटेंडेंट साहब लेके आते थे। वो समझते थे कि मैंने इनसे कुछ लिखवा लिया,
और ये देखिए जेल का नाम है मंडल कारा सहरसा से। जेल में आपने लाइब्रेरी भी डेवलप करवाई थी बिल्कुल। अच्छे से जी। लाइब्रेरी, हर एक कैदी को कुछ ना कुछ काम करना होता है। जी मेरे लिए भी काम की चुनौती थी और मैंने कहा कि भाई मैं लाइब्रेरी में काम करूंगा। जी और जब लाइब्रेरी में गए तो देखे कि दीमक लगी, कुछ किताबें हैं, टूटे फूटे बेंच हैं, डेस्क हैं बैठने के, उसके बाद जंग खाया हुआ अलमीरा है, शीशा टूटा हुआ। तो सबको पहले रिपेयर करवाए, फिर कुछ फर्नीचर मंगवाए। जो लोग साथी लोग जाते थे, समृद्ध साथी, खुशहाल साथी, उनको कहते थे कुछ इतनी किताबें लेके आओ, एक आध कुर्सी बेच दे दो, एक आध अलमीरा दो। इस तरह से फिर अनशन पड़ गए। 1.25 लाख रुपया आवंटित हुआ और फिर वो सूची लेकर के हम लोगों ने, सुपरिंटेंडेंट जेलर हम लोग मिल करके किताबें खरीदे। इस तरह से लाइब्रेरी 3 बार जी आवंटन आया, 3 बार हम लोग लाइब्रेरी के सवाल पर अनशन पड़ गए। और आज वो बहुत समृद्ध लाइब्रेरी है। सहरसा जेल, जी मैं कहता हूँ कि देश का अकेला जेल होगा जहां प्रधानमंत्री का स्वच्छता अभियान 100% सफल रहा है, जहां बिहार सरकार का जल जीवन हरियाली जी कहीं देखने को मिले या नहीं मिले, लेकिन मंडल कारा सहरसा जाइए, जी आपको सब समझ में आएगा। कई कई तालाब, पार्क पार्क, कई पार्कें, हर एक जगह महापुरुषों की प्रतिमाएं, स्वनिर्मित, जेल में निर्मित, जी हर कहीं से कमजोर नहीं, अच्छा। बुद्धा पार्क, चंद्रशेखर आजाद, जी नेताजी सुभाष चंद्र बोस, अंबेडकर, गांधी, ये सब, भगत सिंह, ये सबों के नाम से। प्रताप टेम्पल मंदिर, जी जी भगत सिंह पार्क, इस तरह से सबों के नाम से। बुद्धा पुष्करणी, जी ये सब वहां देखने सुनने को मिलेगा। अनुशासन के मामले में, सौंदर्यीकरण के मामले में, वाद विवाद प्रतियोगिता, खेलकूद प्रतियोगिता, सबों ने, सुपरिंटेंडेंट ने हमारे करियर के बारे में लिखा, जो जी एक टिप्पणी रिपोर्ट देनी होती है। जी उन्होंने कहा कि आज जेल के का जो ये सब है, जी वो उसमें बड़ा योगदान आनंद मोहन जी का है। आज के परिवेश में जब युवा नेताओं के नाम आते हैं तो उसमें तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, अभी नए नए चेहरे भी आए हैं जैसे कि प्रशांत किशोर, और कुछ चेहरे आ गए, शिवदीप लांडे, ये सब भी कुछ चेहरे हैं। तो इनके बारे में आप क्या देखते हैं? लगता है कि ये युवा हैं जो बिहार की स्थिति को कभी भी सुधार ला सकते हैं? आपको उम्मीद है इनसे कुछ? हमने पूर्व में कहा था कि परिस्थितियां नेता पैदा करती हैं, नेता परिस्थितियों को पैदा नहीं करता। वो आंदोलन की उपज नेता होते हैं। जी जी और बिहार में अभी जो है, कोई बदलाव का शोर जितना लोग मचा ले, जी मैं कोई क्रांति, कोई बदलाव, कोई परिवर्तन का जो एक फिजा होना चाहिए, वो नहीं देख रहा हूं। और जो नेता लोग आ रहे हैं, जी उन सबों से मेरा निवेदन है कि पूर्व के नेताओं के लीडरशिप के अनुरूप अनुसार जी बिहार को जानने की जरूरत है। सिर्फ किताबी कीड़ा नहीं, अनुभव, और जो बिखरे पड़े हैं साहित्य, उसको भी समझने की जरूरत है। किसी एक लाइन को, चाहे वो समाजवादी हो, चाहे वो राष्ट्रवादी हो जो आजकल एक चला है, चाहे वो गांधीवादी हो, चाहे वो मार्क्सवादी हो, किसी में एक में पूरी तरह डूब के प्रशिक्षित होना होगा। मैं ऐसा मानता हूं कि अगर इस देश में सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट नहीं होते तो ये इस देश में बड़े बदलाव नहीं होते।
पाकिस्तान की तरह या तो 5,000 वाले लोग, बीघा जमीन वाले लोग रहते, जमींदार होते, या फिर सड़क छाप लोग होते। आज जो लोग भी कहता है दुनिया को एक रंगी, दुनिया को बहुरंगी बनाने में, चाहे वो जितना लेनिन की के बुत पर उसको तोड़ के और जूता पहन के कूदे, क्रांतिकारिता दिखलाए, लेनिन लेनिन थे, मार्क्स मार्क्स थे, माओ से तुम थे, फिदेल कास्त्रो, चे गेवेरा, हो ची मिन्ह, अगर ये लोग नहीं होते, कम्युनिस्ट नहीं होते, दुनिया एक रंगी होती। आज जो बहुरंगी दुनिया देखने को मिल रही है वो इनकी देन है, इनके संघर्षों की देन है, इनके बलिदान की देन है। और मैं कहा करता हूं कि दुनिया में अभी वैचारिक दो ही ध्रुव हैं, एक गांधीवाद और एक मार्क्सवाद। जो हिंसा से उबेगा, खून खराबा, हिंसा, सशस्त्र क्रांति, ये ही दौर नहीं है, इसी से परिवर्तन नहीं होगा। वो गांधी को उतने ही जोर से लपकेगा, वो गांधी की ओर आकर्षित होगा। जैसे मार्टिन लूथर किंग गांधी को माना और निकले और बलिदान दे दिया। जैसे हो ची मिन्ह म्यांमार की हाँ जो महिला है, वो आज सैनिक तानाशाही के खिलाफ अगर अडिग है तो प्रेरणा गांधी। तो जिनको लगेगा कि भाई ये हिंसा ही समाधान नहीं है, वो गांधी की तरफ आएंगे। और जिनको लगेगा कि अहिंसक आंदोलन से कुछ होने वाला नहीं है, कितना मार खाते रहे, कितना चोट सहते रहे, कितना नारेबाजी से करते रहे, धरना प्रदर्शन करते रहे, वो अगर इधर से विमुख होगा, उदास होगा, तो मार्क्स को लपकेगा। अगले 1000 साल तक दुनिया गांधी और मार्क्स विचारों के दो ध्रुव में ही अपना समाधान तलाशता दिखेगा, मैं ऐसा मानता हूं। इसलिए गांधी को इनकार करना साधारण बात नहीं। गांधी की हत्या जिसने की वो भारत के सपनों को खून कर दिया। इसलिए आजकल जो महिमा मंडन करते हैं लोग, एक कायर की, और कहते हैं कि वो गांधी का वध तो बड़ी जरूरी था, गांधी होना आसान नहीं है। हर वो व्यक्ति जो बड़ी गर्व से कहते हैं कि हम स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हैं, उनको कोई नैतिक हक नहीं है गांधी को गाली देने की। वो उसी आंदोलन की उपज है जिसको तुम अपना पुरखा मान के गौरवान्वित होते हो। एक व्यक्ति जिसके पास कोई शासन नहीं था, एक व्यक्ति जिसके पास कोई सशस्त्र बल नहीं था, एक व्यक्ति जिसके पास धन के स्रोत नहीं थे। धन के स्रोत टाटा, बिरला, डालमिया, उन दिनों के जो पूंजीपति थे, उद्योगपति थे, वो किसके गुलाम थे? अंग्रेजों के। जिसके पास सशस्त्र बल था, टुकड़ियां थी सैनिक, राजे, रजवाड़े, नवाब, ये किसके गुलाम थे? अंग्रेजों के गुलाम। जो उन दिनों IFS, ICS क्या क्या होता था, IS, IPS नहीं, जो दिमाग था, प्रतिभा थी, वो किसके गुलाम थे? अंग्रेजों के। गांधी के पास क्या था? निर्धन, निर्बल, दुर्बल जनता। उसी का आत्मविश्वास खड़ा किया गांधी ने, जैसे कभी राम ने किया था। चतुरंगी सेना बाप वाली नहीं लेके गया था, दशरथ वाली। जो रावणी एजेंटों, राक्षसी वृत्ति, उनके सैनिकों से अपमानित हुए थे, रेप के शिकार हुए थे, दमन के शिकार हुए थे, शोषित थे, उन्हीं बन के नर, जिसको बानर कहा गया,
इनके पुरुषार्थ को सहलाया, जी जगाया, और उसी के बल पर कोल, भील, बंदर, भालू, पिछड़े, अति पिछड़े, इन्हीं के दम पर लंका पर फतह किया। वही काम गांधी ने कालांतर में किया जी कि इस देश के जो भूखे, नंगे, फटेहाल जो जनता थी, कितना कठिन वो समय होगा, उसके पुंसत्व को जगाया गांधी ने। जेल को खेल बना दिया, मजाक बना दिया, छोटी छोटी लड़ाइयों को लिया, बड़ी लड़ाइयों को नहीं, क्योंकि देख लिया 1857 से लेके भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, चाफेकर बंधु, सभी बिस्मिल, अशफाक, सभी सूली फांसी पर चढ़ गए। ये आपको मुजफ्फरपुर में जो बम फेंका, ऐसे तमाम कम उम्र से लेकर के बुजुर्ग तक ऐसे लोग, उन्होंने देखा कि ये तो आत्महत्या हो रही है। जिसके राज्य में कभी सूर्यास्त नहीं होता, जो दुनिया का दरोगा है, इसकी सबसे बड़ी शक्ति है, उसको साधारण पिस्तौल, बम के धमाकों से हम डरा नहीं सकते, भगा नहीं सकते। जन आंदोलन की जरूरत है। और उन्होंने कहा लगान नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि हम अपने ही वस्त्र की होली जलाएंगे। अब अंग्रेजों के सामने कोई संविधान उस समय का जो तो कोई कानून ही नहीं था कि अगर हम अपना वस्त्र इकट्ठा करके विदेशी वस्त्रों को और उसकी सड़क पर होली जलाएंगे, दुकानों से छीन के नहीं, उस पर कौन सी दफा लगाएंगे। इस तरह से जेल को उन्होंने खेल बना दिया। ब्रिटानिया हुकूमत का कहा कि करो और मरो नहीं, करो या मरो, लेकिन डरो मत। तो इस तरह से गांधी असाधारण व्यक्तित्व का नाम है। ले ली तूने आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। लोग कहते हैं कि जो चरखा से थोड़े आजादी आई, हाँ आई है। चरखा प्रतीक बन गया था आजादी का, सिंबल बन गया था। चरखा ने यहाँ तकली और चरखा ने बकिंगम शायर, लंका शायर के दैत्याकार मशीनों को परास्त कर दिया यहाँ बैठे बैठे। तो इस तरह से गांधी होना आसान नहीं है। और गांधी को जिसने भी मारा, वो एक चौकीदार को जो नहीं मार सका, वो आजादी के सबसे बड़े महान नायक को मार दिया। और वो आजादी के महानायक को नहीं मारा, अगले 25 साल का जो सपना था गांधी का कि भारत कैसा होगा, आजाद भारत की जो परिकल्पना थी कि अब की लड़ाई हमारी कौन सी होगी, उस सपने का खून कर दिया। मौजूदा वैश्विक हालात में जहां अमेरिका, रूस, जापान, ये सब कई देश से सुपर पावर बनते जा रही है, इसमें आप भारत की स्थिति को कैसे देखते हैं? आपको संभावनाएं नजर आ रही हैं आगे चलकर? देखिए, भारत की संभावनाएं उज्जवल हैं। भारत कभी मर नहीं सकता, भारत कभी थक नहीं सकता, भारत कभी हार नहीं सकता। ये जो जिज्ञासा है, ये हमें विरासत में मिली है। जहां लोग अंधे दौर में हैं विलासिता के, भारत का के ऋषियों ने कहा संतोषम परम सुखम। तो ये जो फिलॉसफी है, ये भारत की आत्मा है। हम कम में ही संतोष करते हैं, लेकिन हम दूसरों के लिए जी रहे हैं। जहां कहीं अन्याय हुआ, अनाचार हुआ, भारत वहां उसकी पद दलितों की आवाज बन के खड़ा रहा, मित्रता का मिसाल लेके खड़ा रहा। और इसलिए हम पर आज भी शरणार्थियों का लोड है। जहां कहीं दमन होता है, जिस देश में भी, उसका पड़ाव वो देखता है भारत की तरफ। मैं
कि उत्तरायण वही है। इसलिए जो यहाँ आए विदेशी मूल के लोग, तो यही रथ से बस खप गए। नहीं, तो विविधता में एकता भारत की ताकत है। और जो वैश्विक परिदृश्य है उसमें भी आज हम चौथी अर्थव्यवस्था है जी सामरिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर हम पहले से मजबूत हुए। कल के भारत और आज के भारत में फर्क पड़ा है, लेकिन ये क्रेडिट हम अकेले आज के शासकों को नहीं दे देंगे। जी आजादी के बाद किस फटेहाल पोजीशन में उस समय के शासक को भारत मिला था, जी और किस तरह से यहाँ तक की दूरी, यहाँ तक का सफर हमारे पुरखों ने तय किया, जी ये क्रेडिट उनको भी जाता है। और मैं आपको बताऊं कि जो भी आज जिसको भी आप एक सामरिक ताकत के रूप में, आर्थिक ताकत के रूप में देखते हैं, वो सभी अपने अंतर विरोधों में है। अगर रूस है तो किसी फ्रंट पर लड़ रहा है, अमेरिका है तो कहीं जूझ रहा है, चीन है तो अपने अंतर विरोधों में कई कारणों से फंसा हुआ है। एक अकेला भारत ही है जो तमाम प्रतिरोधों के बावजूद पूरी ताकत से वैश्विक फलक पर खड़ा हो रहा है, उभरती हुई शक्ति के रूप में। इसलिए कहीं किसी की नजर न लगे, हम सभी भारतवासियों को इस मामले में एकजुट रहना है। ये जो छोटी छोटी बातें हैं, धार्मिक उन्माद, जातीय उन्माद, भाषाई, आंचलिक, इन सब बातों से ऊपर उठ करके हमको एक श्रेष्ठ भारत, हाँ, और ताकतवर भारत कैसे बने, इस तरह संकल्पित भाव से आगे बढ़ना। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी और सुनने वालों को भी, और जो नई पीढ़ी के लोग हैं जिनके कंधे पर इस बिहार की विरासत है, उनके लिए भी कि वो आए और बिहार को संभाले, देश को संभाले। हम लोग उत्तरार्ध वाले लोग हैं, हम लोग शुभकामनाएं ही दे सकते हैं। धन्यवाद जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।